हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से पॉइंट से कौन से आइडिया से क्वेश्चन बन सकता है या फिर क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो उस आइडिया को हम किस तरीके से डिफरेंट पेपर में यूज़ कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है आपके यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से है। इसी के साथ जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है 20 to 25 ईयर्स के यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स प्लस मेंस के, उसके हिसाब से ये एनालिसिस हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि चीज़ें क्रेडिबल रहे और ऑथेंटिक रहे। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी के साथ कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको गाइडेंस दिया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसमें एनरोल होकर आप अपना प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। इसी के साथ वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जो भी डाउट है, जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। फर्दर किसी चीज़ को अगर डिटेल्स में जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात करता है यूनिफाइड वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें स्टेट क्या करती है, लगातार कोशिश करती है। स्टेट का मतलब इसमें हो गया आपका पूरे देश का बारे में समझा रहा है। जब जहाँ क्या करती है, जो देश है वो निरंतर प्रयास करती है कि आपके जो पॉपुलेशन है उनका कल्याण सुनिश्चित किया जा सके, उनका वेलफेयर सुनिश्चित किया जा सके इन आपके एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सैनिटेशन, देन जॉब, इनकम जनरेशन, सोशल सिक्योरिटी। इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, वेलफेयर स्टेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इन सभी जो एक्टिविटीज़ है, वेलफेयर स्टेट से क्या होता है, जो ह्यूमन है उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है और वो एक बेटर लाइफ को जी सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं। और वही चीज़ क्या करती है, नेशन के प्रोग्रेस में, नेशन के ग्रोथ में, नेशन की डेवलपमेंट में मदद करती है। तो अभी मुद्दा क्या है, ये आर्टिकल दर्शा रहा है कि आपके सेंटर और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज जो 28 स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, डिफरेंट स्कीम ले रही है। आपके जैसे पेंशन के ऊपर ही बहुत सारे स्कीम है, ओके, या फिर प्रोविडेंट फंड के ऊपर बहुत सारे स्कीम हो सकते हैं, या फिर आपके एजुकेशन को लेके बहुत सारे स्कीम हो सकते हैं, सेंटर में अलग, स्टेट में अलग, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके सेंटर में अलग, स्टेट में अलग। तो इस तरीके से क्या होता है, जब ज़्यादा पॉलिसीज़ होती है तो उनका जो आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बेटर नहीं हो पाता है, उसका आउटकम भी बेटर नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है इसमें आपके ऑथर ने सजेस्ट किया है कि जो भी हमारे डिफरेंट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल पे स्कीम है उसको कंसोलिडेट किया जाना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, लॉन्ग टर्म में आपका डिविडेंड को पा सके। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट को हम अचीव कर सके, यील्ड जो है वो बढ़ सके। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि हमें यूनिफाइड तरीके से, अभी अगर आप देखें तो इंडिया सोशल प्रोटेक्शन इज वास्ट बट फ्रेगमेंटेड। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है, नो डाउट, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम है, लेकिन बहुत ज़्यादा है आपके, ओके, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। 30+ आपका मेजर स्कीम है, 24+ पेंशन स्कीम है, एंड मैनी स्टेट वेरिएंट है इसके ऊपर, ओके। जैसे अभी आप हेल्थ इंश्योरेंस में ही देख लीजिए, राजस्थान का एक वेरिएंट दिखेगा आपको, फिर आपको जम्मू का एक वेरिएंट दिखेगा, फिर आपको बंगाल का एक दूसरा वेरिएंट दिखेगा, ओके, या फिर फार्म पॉलिसी में, फार्मिंग सेक्टर में अलग दिखेगा। तो उससे क्या होती है, आपकी डुप्लीकेशन ज़्यादा होता है, ओके, कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होता है इम्प्लीमेंटेशन का वो बढ़ता है। तो इसीलिए क्या करना है, नीड ऑफ द आवर क्या है, यूनिफाइड करना है, राइट बेस्ड अप्रोच एंड मार्केट अवेयर वेलफेयर आर्किटेक्चर लेना है, जो हमारा क्या कर सके, वेलफेयर को इंश्योर कर सके, पॉवर्टी एलिमिनेशन कर सके, हंगर एलिमिनेशन कर सके, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए एलिमिनेट करना है ओवरलैपिंग को, ओके, यूज़ करना है डिजिटल इंडिया स्टेक को, जैसे आधार हो गया, यूपीआई हो गया, फिर आपका डिजी लॉकर हो गया, या फिर आपका जनधन, आधार मोबाइल ट्रिनिटी हो गया। इन सभी के ज़रिए हमें एक ही स्कीम देनी है, ओके। इंश्योरेंस में एक स्कीम,
लाइफ इंश्योरेंस में एक स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस में एक स्कीम, पेंशन का एक स्कीम। तो उस तरीके से हम एजुकेशन का एक स्कीम, हेल्थ का एक स्कीम, उस तरीके से हमें स्कीम्स को लेना ज़रूरी रहेगा ताकि हम क्या कर सके, टारगेटेड वे में इंटीग्रेटेड तरीके से चीज़ों को डेवलप कर सके। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये जो क्वेश्चन है आ सकता है, क्योंकि वेलफेयर तो बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट जो है वो ले रही है एज पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारा लेगिंग देखा गया है। बहुत सारी डुप्लीकेशन देखा गया है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर देखा गया है। तो उन सभी चीज़ों को टेकल करना होगा इन अ टाइम बाउंड फैशन। अगला आर्टिकल देखते हैं, इंडियाज राइजिंग फार्म एक्सपोर्ट। तो इंडिया का जो फार्म एक्सपोर्ट है वो आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका रेड और ब्लू में दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 39% आपका हमारा एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट था 20। तो इसमें देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर जो एक्सपोर्ट है वो हमारा बढ़ रहा है और इंपोर्ट हमारा जो है कम है। मतलब हमारा एग्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अगर देखें या फिर एग्री ट्रेड को देखें तो उसमें हम सरप्लस ही है, उसमें हमारा डेफिसिट नहीं है। और कितने चीज़ें आपकी एक्सपोर्ट होती है और किसमें प्लस माइनस कितना ग्रोथ है वो दिखाया गया है, जैसे मैरीन प्रोडक्ट। तो इसमें 19.4% का 45% का ग्रोथ हुआ है। बासमती राइस में थोड़ा माइनस हुआ है। बासमती राइस, देन ऑयल सीड्स में और आपके ऑयल मिल्स में। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो हमारे फार्मिंग सेगमेंट में एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के जितने भी देश है उसमें। लेकिन अभी कंसर्न क्या है, जो यूएसए है जो टैरिफ पॉलिसीज़ लगा रही है उनसे हमारे फार्मिंग सेक्टर में थोड़ा आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लाइक बासमती राइस में, नॉन बासमती राइस में, स्पाइसेस में, बफेलो मीट में। देन आपके मैराइन प्रोडक्ट में। तो इन सभी जो ये शॉक आ रहा है इसको एब्जॉर्ब करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें जो इंडिया यूके जो फ्री ट्रेड डील अभी हाल ही में साइन हुआ है तो उसका जिक्र आप कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है जो पहले आपके बैरियर थी यूके के मार्केट में वो हट गया है। तो ये एक शॉक जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी के साथ यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना अभी बाकी है, टॉक्स डेलीवरेशन चल रहा है, तो उसको हमें फास्ट फॉरवर्ड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उससे क्या है, हम जो शॉक देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट में आ सकती है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है टैरिफ के ऊपर ही, कि जो ट्रम्प का टैरिफ है इंडिया के ऊपर, तो ये आपका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन सकता है इन एग्रीकल्चर टू ब्रेक अवे फ्रॉम शॉर्ट टर्मिज्म। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे जो एग्रीकल्चर है उसमें हम कैसे जो प्रोडक्टिविटी है उसको और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया का जो फार्मिंग सेक्टर है उसकी पोटेंशियलिटी काफ़ी ज़्यादा है। हम यूएस अगर हमारा सामान के ऊपर टैक्स लगाता है, नहीं भी खरीदता है, तो हम अपने सामान को इस तरीके से आपके प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें हम सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर, मतलब जो केमिकल रेसिड्यू है उसको कितने लिमिट तक रखना है उसको बेटर करके हम अदर जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है और ईस्टर्न कंट्रीज है, लाइक साउथ कोरिया हो गया, आपका जापान हो गया, इन देशों में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, आपका फार्मिंग में हमें फार्मिंग को फ्री छोड़ना है। फ्री बी के ऊपर ज़्यादा फार्मिंग को डिपेंडेंट नहीं करवाना है कि हर सेगमेंट में आप जब फार्मर्स को चीज़ें फ्री में देंगे तो उससे क्या है, आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें फ्री बी के हिसाब से दी जाती है जिससे हमें कोई टैंजिबल बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ बेटर पॉलिसीज ले सकते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फार्मिंग को और डेवलप कर सकते हैं। और हमारे देश का जो फार्मिंग है वो काफ़ी हद तक क्या है, स्टेट कंट्रोल्ड है या फिर सेंट्रल का जो पॉलिसी है उसके ड्रिवन है। तो उसको क्या इसीलिए क्या होता है, फार्मिंग सेक्टर में जो कम्पिटिटिवनेस है वो काफ़ी कम देखा जाता है। तो इसीलिए हमारे फार्मिंग सेक्टर में क्या करना है, आपका जो एक फार्मिंग लिबरलाइजेशन है उसको लाना काफ़ी ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने ये कोशिश किया था विथ फार्म बिल, ताकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे चीज़ों को हम डेवलप कर सके, तो उससे शायद हम आपका जो फार्मिंग सेगमेंट है उसको कहीं आगे ले जा सकते थे। लेकिन आपके जो आपके कुछ फार्मर की प्रोटेस्ट की वजह से वो बिल क्या हुआ, आपका जो एक्ट बना था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट में भी केस हो गया एंड फाइनली गवर्नमेंट ने उसको ब्रॉट डाउन कर दिया। तो इसमें ये सजेशन दिया गया है कि फार्मिंग सेक्टर में हमें क्या करना है, सब्सटेंशिव पॉलिसीज नहीं देखनी है जो आपके जिसे हम क्या जो रियलिस्टिक गोल है उसको अचीव कर सके। खाली सब्सिस्टेंस लेवल पे, गुजर बसर लेवल पे अगर फार्मिंग को देखते हैं तो उससे हमारा नुकसान है।
ओके। तो क्योंकि इंडिया का 50% जो पॉपुलेशन है फार्मिंग सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, 6 लाख विलेजेस है, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जब आपकी फार्मिंग सेगमेंट से जुड़ी हुई है और इतना ज़्यादा हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो क्यों ना हम उसमें क्या करें, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लेके जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्वालिटी है, उसको इन्हांस करें। ओके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूरल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को, बाय एक्सटेंशन सर्विस, बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम बेटर जो प्रोडक्ट है वो बनाने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, आपका जो हमारी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी भी बढ़ेगी और बेटर हम जो क्रॉप्स है उसको आपके एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और जो आपके नॉन टैरिफ बैरियर होता है, ओके, अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, जो बैरियर्स होते हैं, ओके, उसको हम कम कर सकें, तो उसमें ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है लिक्विडिटी पैराडॉक्स। अभी हमारे मार्केट में आरबीआई ने भी जो आपका रेपो रेट है काफ़ी कम किया है, तो मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो लिक्विडिटी है ये आपकी एमएसएमई सेगमेंट को ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। एमएसएमई सेगमेंट जो है उनको क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से क्या है, एमएसएमई सेक्टर्स आपकी सफ़र कर रही है, मॉडर्नाइज नहीं हो पा रही है, आपकी टेक्नोलॉजिकल जो उनको एडाप्टेशन करना है वो नहीं कर पा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उनके चाहिए प्रोडक्टिविटी में वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या है, उनको क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी, टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी दिलाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो अभी जब कोविड-19 का समय आया था उस समय देखा गया कि जो हमारे एमएसएमई सेगमेंट थे उन्होंने जो भी आपके क्रेडिट लिया था वो आपके समय पे नहीं चुका पाए थे, या फिर उनको चुकाने में समय लगा था, गवर्नमेंट ने गारंटी देना पड़ा था उसमें। तो इसीलिए क्या है, बैंक जो है वो थोड़ा सा डरती है टू डिसबर्स क्रेडिट टू दी एमएसएमई सेक्टर। तो उस चीज़ को आपका ठीक करना काफ़ी ज़रूरी है। एमएसएमई के लिए जो क्रेडिट है उसको एक्सेसिबिलिटी देना काफ़ी ज़रूरी है, और जो अगर क्रेडिट वर्दीनेस अगर कम है एमएसएमई का, तो उसमें गवर्नमेंट को गारंटी देना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हमारी एमएसएमई सेगमेंट को बेटर क्रेडिट फैसिलिटी मिले, ताकि वो बेटर क्या करे, प्रोडक्टिविटी करे, उससे बेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्योंकि आज अगर देखें तो हमारे देश में 40 to 45% जो प्रोडक्शन होती है वो एमएसएमई सेक्टर से ही होती है। ये आपके लगभग 30-35% लोगों को काम देता है। इससे आपका 30-40% जो एक्सपोर्ट होता है एमएसएमई सेगमेंट से ही होता है। तो इसीलिए एमएसएमई सेगमेंट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि इसको हम क्या कर सके, हमारी देश की इकोनॉमी का जो ग्रोथ ड्राइवर है उस हिसाब से इस्तेमाल कर सके। तो ध्यान रखिएगा, एमएसएमई के ऊपर क्वेश्चन बनना लाजमी है। अगर नहीं भी बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकसित भारत के बारे में क्वेश्चन आएगा, अमृत काल में हमें क्या करना है क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ये चीज़ों को जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट शोले सेज अबाउट 1970s इंडिया। तो 1970s में शोले बना था, लगभग उसका अभी 50 साल हो गया है शोले मूवी का। तो उसका जो 50 साल है उसके अवसर पे ये आर्टिकल आया है कि शोले मूवी में आप देख सकते हैं कि जो रूरल इंडिया का एक आपका पिक्चर डिपिक्ट किया गया है कि किस तरीके से आपकी रूरल इंडिया में क्या है, इनजस्टिस देखी जाती है, ओके, पुलिस की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है, जिससे क्या होता है, एक विजिलेंट जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है, ओके, और उससे आपके जो रूरल लेवल में जो लॉ एंड ऑर्डर इशू है, जो गब्बर है, वो किस तरीके से आपका लूटपाट करता है, डेकॉइटी करता है, और उससे बचाने के लिए कोई नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर रूरल पॉपुलेशन का जो ट्रस्ट है वो कम होता है। तो इसीलिए तो क्या होता है, हम देखते हैं कि आपकी जो हमारी सिस्टम है, पुलिस है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें डिफरेंट रीजन भरोसा नहीं करती है, लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो जगह हैं, ओके, जिसमें आपके बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम, ओके, बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग लैंड बाय द फार्मर्स, इसके वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस फैलता है। तो इसमें यही चीज़ें बताई गई है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उनको काफ़ी कोशिश करना ज़रूरी है कि आपकी जो पुलिसिंग है वो बेटर हो, फिर आपके जो पेटी क्राइम्स है वो कम हो, फिर जो एक्सप्लॉयटेशन है बाय द रिच फार्मर्स और बाय जमींदार्स वो कम हो, ओके। तो उससे क्या है, देश में सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इक्विटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन सभी चीज़ों को इंश्योर किया जा सकेगा और देश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तभी क्या है, स्टेट के ऊपर, स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नेंस के ऊपर लोगों का जो विश्वास है वो टिका रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो स्टेट है वो आपका जो रियल ग्रोथ है, रियल जो आपका
इक्वालिटी, सोशल जस्टिस इनको अचीव नहीं कर पाएगा। वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये आपका क्या है, पुलिस रिफॉर्म के लिहाज से, गवर्नेंस रिफॉर्म के लिहाज से, गुड गवर्नेंस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल आपके जस्टिस के लिहाज से, इक्वालिटी के लिहाज से, इक्विटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट आर द न्यू रूल्स ऑन केमिकली कंटामिनेटेड साइट्स। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने आपका नोटिफिकेशन निकाला है एज पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो उसके तहत आपका सीपीबीसी ने, सेंट्रल पोल्यूशन सीबी ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 103 अप्रॉक्स, ये रहा 103 साइट्स को आइडेंटिफाई किया है अक्रॉस कंट्री, जो क्या है काफ़ी हैजॉर्डस है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग। तो अभी इसके तहत क्या है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी इंडस्ट्रियल चीज़ें, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, उसके लिए जो इंडस्ट्री है वो जिम्मेदार होती है। उनको आपका जो भी डंपिंग करना है वो राइट जगह पे करना है। ओके, उनके लिए उनको रेस्पॉन्सिबल रहना है। जो भी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, उनको करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो इसमें हम जो पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल है उसको लगा सकते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ है उनके ऊपर क्या होता है, आपका सोसाइटी के प्रति, ओके, फिर आपके एनवायरनमेंट के प्रति एक दायित्व रहता है कि वो क्या करे, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ग्रोथ को एंश्योर करे, लेकिन उसी के साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी एंश्योर करे। ओके, अकाउंटेबल रहे, अपने पॉलिसी में ट्रांसपेरेंट रहे, ताकि जो एनवायरनमेंट में डैमेज है उसको हम मिटिगेट कर सके। अदरवाइज क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन होता है बाई इंडस्ट्रीज, उससे आपकी वाटर, सॉइल, एयर कंटामिनेट होती है, जो आपके ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी के हेल्थ में काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये एनवायरनमेंट के लिहाज से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरीके से हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया में नीड टू टेक अ हार्ड डिसीजन ऑन पिलग्रिमेज स्पॉट। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो आपके जम्मू कश्मीर है, फिर आपके उत्तराखंड है, इन जगहों में आपके बहुत सारे धार्मिक स्थल है। ओके, जैसे वैष्णो देवी का यात्रा करना, या फिर बद्रीनाथ धाम में यात्रा करना, ओके, या फिर केदारनाथ जाना। तो इन सभी चीज़ों में क्या है, अभी जो आपके पिलग्रिमेज स्पॉट है उनको थोड़ा सा बहुत रेगुलेट करना काफ़ी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब ह्यूमन फुटफॉल एक जगह में ज़्यादा होता है, पिलग्रिमेज के लिहाज से ही देखें या फिर टूरिज़्म के लिहाज से ही देखें, तो उस जगह का आपका क्या होता है, उस जगह में प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, और उस प्रेशर की वजह से ही क्या होता है, आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो डिजास्टर्स है वो हम देख सकते हैं। जैसे अभी पिलग्रिमेज के लिए, टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो क्या करती है, आपके जो रोड बनाना, रेलवे बनाना, इन सभी चीज़ों का जब डेवलपमेंट करती है, तो उससे क्या होता है, जो आपका जियोलॉजी है उसमें जो फ्रेजाइलिटी है, ओके, जो सेंसिटिविटी है, उसको ध्यान में नहीं रखती है, या फिर कभी जानबूझ के भी नज़रअंदाज करती है। ओके, फॉर इकोनॉमिक वेलबींग और फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट, ताकि रूरल इकोनॉमी को, लोकल इकोनॉमी को डेवलपमेंट दे सके। लेकिन उससे क्या होता है, आपका काफ़ी भयंकर उसका परिणाम निकलता है, जैसे लैंडस्लाइड हो, ओके, फिर आपके क्लाउड बर्स्ट जैसे फेनोमेना जब आते हैं, तो इससे हम देख सकते हैं कि काफ़ी क्या होती है, आपकी इम्पैक्ट पड़ती है उन लोकेलिटीज़ में। ओके, तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो मास टूरिज्म है उसको आपका थोड़ा टैकल किया जाए, सेंसिटिव तरीके से चीज़ों को डेवलप किया जाए। तो अभी ये जो आपका आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट रह सकता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है इंडियाज पास्ट रेजिलियंस स्लो द वे फॉरवर्ड। तो अभी ध्यान रखिएगा कि नॉट स्लो, इट्स सोच। ओके, इंडियाज पास्ट रेजिलियंस शोज द वे फॉरवर्ड। तो अभी इसमें इंडियाज पास्ट रेजिलियंस क्या बता रहा है कि 1947 में जब इंडिया ने आपकी इंडिपेंडेंस अचीव की, उससे पहले अगर देखें तो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी था बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, तो आपके ब्रिटिशर्स ने इंडिया को उनके एक्सपोर्ट का मेन स्थल बना दिया था, और इंडिया से जो एक्सपोर्ट होते थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा दी थी। ओके, फिनिश प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन बना दिया और सिर्फ रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करते थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी उन्होंने बिजनेस की तरह देखा, टू एक्सप्लॉयट आवर फार्मर्स, आवर बिजनेसमैन, ओके, टू एक्सप्लॉयट आवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद इंडिया ने अपना जो रेजिलियंस है वो इस तरीके से डेवलप किया कि आज के समय पे हम क्या है, इंग्लैंड को भी सरपास करते हुए
फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। तो इसमें जो इंडिया की ग्रोथ जर्नी रही है 1947 के बाद से ही, वो सभी चीज़ें इसमें दिखाई गई है कि आपके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ओके, उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो हो, ओके, या फिर जो सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स है उनको टेकल करने में हो, या फिर देश की जो हारमोनी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने में हो। गवर्नमेंट ने काफ़ी आपकी मेहनत की है, जो भी गवर्नमेंट हो, एनी पार्टी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और उससे क्या है, आज के समय पे आप देख सकते हैं भारत इतना रेजिलिएंट बन चुका है कि हम बाई 2047 हमने विजन रखा है, पॉलिसी विजन की, हमें विकसित भारत बनना है, ओके, डेवलप नेशंस के कैटेगरी में आना है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।